हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको पिछले टर्म पे कॉनकेव मिरर के बारे में इमेज फॉर्मेशन के रूल बताए थे। कॉनकेव मिरर के बारे में अलग अलग सिचुएशन पर ऑब्जेक्ट को रखने पर उसका इमेज कहाँ बनता उसके बारे में बताए थे और कॉनकेव मिरर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराए थे। और आज आप लोगों को हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन के रूल्स बताएंगे। तो सेम उसी तरह से जिस तरह से कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल थे, सेम उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में भी इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल हैं। तो सबसे पहले हम एक एक रूल को देखते हैं। तो पहला रूल है, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी रेज को भेजते हैं। पहले रूल में आपकी ये इंसिडेंट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आगे बढ़ रही है, और जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आगे बढ़ती है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये फोकस से आती हुई हमें सीम होती है। ये आपकी इंसिडेंट रे है और स्ट्राइक करने वाले रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे आगे बढ़ जाएगा। हम इस रेज को देखें तो ऐसा लग रहा है कि पीछे कहां से आ रही है, इस फोकस से आ रही है। तो हमें यहां पर ये देखना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आती हुई हमें सीम होती है। दूसरा रूल क्या है, अगर हम किसी रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेज दें, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई सीम होने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद फिर से उसी पाथ से वापस चली आती है। इसमें ये रेज इधर आ नहीं रही है, ये हमें यहां से ये रेज आती हुई सीम हो रही है, इसीलिए इतने पोर्शन को हमने डॉट डॉट से दिखाया है। यहां पर भी ये रेज यहां तक आएगी और इसके आगे जाएगी नहीं, लेकिन अगर हम ये देखें तो ये रेज कहां तक जा रही है, हमें यहां तक जाती हुई सीम होती है और ये रिफ्लेक्ट होकर फिर से उसी पाथ से वापस चली जाती है। थर्ड रूल है, अगर हम किसी रेज को कॉन्वेक्स मिरर के फोकस की तरफ जाती हुई सीम करा दें, मतलब ये यहां पर इंसिडेंट रे है और ये ऐसा लग रहा है कि ये फोकस की तरफ जा रही है, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्ट होकर फिर से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यानी फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और फोर्थ रूल है, अगर किसी रेज को पोल के ऊपर इंसिडेंट करा दें तो पोल के ऊपर इंसिडेंट होने वाली रेज जितने एंगल पर इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सेम कॉनकेव मिरर की तरह कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू भी इमेज फॉर्मेशन के आपके 4 रूल हैं। इन 4 रूल में से किन्हीं भी 2 रूल को हम इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। तो अब यहां पर जो इमेज फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, जैसे आपका कॉनकेव मिरर में 6 केस था, लेकिन यहां पर कॉन्वेक्स मिरर में 6 केस नहीं होता, यहां पर केवल 2 केस होते हैं। पहला केस, अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रख दिया जाए, और दूसरा केस, अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेकर पोल के बीच में कहीं भी रख दें। तो यहां पर 2 केस हैं। नंबर 1, अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख रहे हैं, और दूसरा, अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दें। तो यहां पर जो आपका सेकंड केस है, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखते हैं, वो केस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली वही केस आपसे पूछा जाता है। तो यहां पर हम इमेज फॉर्मेशन के लिए केवल फर्स्ट 2 रूल का यूज करते हैं। इस फर्स्ट 2 रूल से हमारे दोनों केस सॉल्व हो जाते हैं। मतलब 2 केस में जो इमेज का फॉर्मेशन है, उन दोनों केस में अगर हम यही 2 रूल यूज करें तो इन्हीं दोनों रूल से हमारा काम चल जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो आगे का आपका अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर बताएंगे। तो अभी हमने आपको बताया था कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के केवल 2 केस हैं। नंबर 1, अगर हम ऑब्जेक्ट को एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं रख दें तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसको हम देखते हैं। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
हमने सपोज कर लिया आपका ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी के बीच में, ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस कर दिए। तो अभी हमने बताया था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए यहां पर केवल फर्स्ट दो रूल के हेल्प से ही हम इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, सेकंड थर्ड की कोई जरूरत, थर्ड फोर्थ की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर हम पहली रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दें, तभी हमने आपको बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद हमें इस फोकस से आती हुई सीम होती है। मतलब ये रेज आपकी कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो पहली रेज को हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है, मतलब इस रेज को अगर हम देखेंगे तो ये हमें यहां से आती हुई सीम होगी। और दूसरी रेज हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेज देते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ रेज को भेजने के लिए स्केल लेकर स्केल के एक एंड को यहां पे रखते हैं, दूसरे एंड को यहां पे रखते हैं, यानी कुछ इस तरह से हम रेज को आगे भेजते हैं। ये रेज यहां तक फुल लाइन से जाएगी, इसके बाद ये डॉट डॉट से जाएगी, ये यहां तक आई और ये रेज इसी रास्ते से वापस चली जाएगी, मतलब इस तरह से हमने दिखा दिया। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों रेज हमें इस पॉइंट पर मीट होती हुई सीम होती है। तो ये आपका इस ए बी ऑब्जेक्ट का ए डैश बी डैश वर्चुअल इमेज बन गया। तो यहां पर एक चीज ध्यान देना है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज होता है वो हमेशा वर्चुअल बनता है, हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है, और हमेशा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो या तो फोकस पर बनेगा या फिर इस फोकस से पोल के बीच में कहीं बनेगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं रखते हैं तो उस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इस पोल फोकस और पोल के बीच में होता है। अब यहां पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच में रखें तो उसके लिए इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम ड्रा करिए। तो ये रे डायग्राम ड्रा कर देंगे। अब इसी में क्वेश्चन और आगे बढ़ा देता है, अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से पोल की तरफ शिफ्ट करें, मतलब इधर से ऑब्जेक्ट को इधर ले आए, तो इमेज की पोजीशन और साइज में क्या चेंज होगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी से पोल की तरफ लाते हैं, इमेज का के फॉर्मेशन का प्लेस भी इस फोकल से पोल की तरफ शिफ्ट होता जाता है और इमेज का साइज भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, लेकिन इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है। तो यहां पर अगर इमेज के बारे में बताएं तो इमेज का जो नेचर होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। आपका स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और थर्ड होगा बिटवीन फोकस एंड पोल, एफ एंड पी। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन तब हुआ जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के बीच में। अब दूसरा केस लेते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो उस केस में ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो हमारा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होता है कि उस ऑब्जेक्ट को हम कहीं शो नहीं करते हैं, बस ये ले लेते हैं कि इंफिनिटी से जो आने वाली रेज होती हैं वो आपस में पैरेलल होती है। आपस में पैरेलल के साथ साथ अगर उनको प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल सोच लें, सपोज कर लें, तो क्या होगा, ये हम दो रेज ले रहे हैं, ये दोनों रेज प्रिंसिपल एक्सिस के आपस में पैरेलल के साथ साथ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब हमने अभी आपको बताया था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आती हुई सीम होती है। तो ये रेज आपकी ऐसा लग रहा है कि ये इस पॉइंट से आगे बढ़ रही है,
मतलब इस फोकस से आगे बढ़ती हुई दिखेगी। सेम वही केस यहां भी होगा, ये भी रेज ऐसा लगेगा कि रिफ्लेक्शन के बाद इस फोकस से आती हुई स्ट्रीम हो रही है। तो अगर हम इन दोनों रेज को देखें तो किस पॉइंट से आती हुई स्ट्रीम हो रही है, तो यहां से आती हुई स्ट्रीम हो रही है। यहां पर दोनों रेज आपस में मिल रही हैं, तो यही पॉइंट है जो कि इन्फिनिटी पे रखी हुई ऑब्जेक्ट का इमेज है। तो यहां पर भी जो इमेज होगा उसका जो नेचर होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट, उसका पोजीशन क्या होगा, एट एफ, एट फोकस, और बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा, हाईली डिमिनिश जिसको बोलते हैं। तो ये आपके कॉन्वेक्स मिरर के केस में कॉन्वेक्स मिरर में दो केस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। तो हमने आपको कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन के रूल बता दिए, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन बता दिए। अब सेम जैसे हमने कॉनकेव मिरर में आपको मिरर फार्मूला बताया था, लीनियर मैग्निफिकेशन बताया था, वही सारे फार्मूले यहां पर भी यूज होंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले यहां पर भी आपका U, V, F, H1, H2, M ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो हमने कॉनकेव मिरर के केस में पिछले लेक्चर में बताया था कि क्या चीज पॉजिटिव होता है, क्या चीज नेगेटिव होता है। अगर हम यहां देखें तो यहां पर ये आपका पोल है और ये फोकस है। ये पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस जिसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो आपका फोकस होता है हमेशा पोल के राइट साइड में होता है। अगर हम इसको ओरिजिन सपोज कर ले तो यहां से इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाती है, यानी कॉन्वेक्स मिरर के केस में एफ जो होता है वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात यू की करते हैं तो यू हमेशा मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा पोल के लेफ्ट साइड में रखा जाता है। यहां पर ये आपका यू है तो यहां पर भी यू हमेशा निगेटिव होगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के केस में हमेशा निगेटिव होती है। लेकिन फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ जो है कॉनकेव मिरर के केस में पोल के लेफ्ट में होता है तो वो निगेटिव साइन के लिए इसके साथ लिया जाता है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ फोकस जो पोल के राइट में होता है, इसीलिए फोकल लेंथ को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अब इमेज डिस्टेंस v की बात करते हैं तो यहां पर इस डायग्राम में ये पोल है और ये इमेज की पोजीशन है, मतलब ये आपकी इमेज की डिस्टेंस है जिसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो इमेज फॉर्म होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है और पोल के राइट हैंड साइड में होता है, यानी v यहां पर हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा। तो यहां पर एक चीज ध्यान देना है, मतलब यहां पर साइन कन्वेंशन याद करना आपके लिए आसान है, क्योंकि जो वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी और जो वैल्यू निगेटिव होगी तो हमेशा निगेटिव होगी। जैसे एफ की बात करते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव, यू की बात करते हैं तो ऑलवेज निगेटिव, वी की बात करते हैं तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव। अब एम की बात करते हैं तो एम जो है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन है, और पिछले टर्म पे हमने बताया था लीनियर मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज के केस में हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है तो वो आपका वर्चुअल इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर एम भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसके बाद H1 और H2 की बात आती है। H1 मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, H1 मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव हुआ। इमेज हाइट की बात करते हैं तो वर्चुअल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, तो ये भी आपका ऑलवेज पॉजिटिव हुआ। मतलब यहां पर केवल एक वैल्यू निगेटिव है, वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u है,
बाकी जितनी वैल्यू है वो हमें बिना किसी सोचे विचारे पॉजिटिव साइन के साथ लेना है, और किसी वैल्यू को अगर किसी न्यूमेरिकल में निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसे पॉजिटिव वैल्यू के साथ आना भी चाहिए, तभी हमारा न्यूमेरिकल सही होगा। अब जैसा कि हमने कॉनकेव मिरर में आपको मिरर फार्मूला, जिसको हम फिर से बताते हैं, मिरर फार्मूला आपका होता है 1/f = 1/v + 1/u। वही सेम फार्मूला यहां पर भी यूज होना है। दूसरा आपका लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला है m = h2/h1 और m = -v/u, जो कि हम आपको कॉनकेव मिरर के केस में बता चुके हैं। सेम वही फार्मूला यहां पर भी यूज होना है। कहीं कहीं पर इन दोनों फार्मूलों को आपस में इक्वेट कर लेते हैं, तो अगर हम इक्वेट करेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा, h2/h1 = -v/u। एक आपका ये नया फार्मूला भी बन जाएगा। अब हम आपको इन फार्मूले पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल बताते हैं, जैसे कि हमने आपको पिछले टर्म पे कॉनकेव मिरर के केस में बताए थे। तो हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल को। तो इसके बाद हम आप लोगों को कॉन्वेक्स मिरर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल बताते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपका है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन वैल्यू क्या चीज है, उसको हम गिवन वैल्यू नोट करते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज हाई इज प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो गिवन है h1, 5 सेंटीमीटर प्लस साइन के साथ लिया जाएगा। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, u गिवन है, ये आपका -10 सेंटीमीटर होगा। फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस होती है, जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर कैपिटल R गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो हमने कैपिटल R और F में रिलेशन बताया था, F = R/2। तो यहां से F आ जाएगा 30/2 यानी 15। ये F = आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हमें ये तो h1, u और f गिवन है, यहां फोकल लेंथ पॉजिटिव साइन के साथ होगी। इसके बाद फाइंड क्या करना है उसको नोट करते हैं। फाइंड में आपका है नेचर, पहला पॉइंट आपको इमेज का नेचर बताना है। दूसरा पॉइंट पोजीशन, मतलब इमेज की पोजीशन v की वैल्यू फाइंड करनी है। और साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज का मतलब h2 फाइंड करना है। तो हमें ये चीज क्लियर है कि अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर है तो वहां पर कुछ सोचना ही नहीं है। नेचर जो होगा हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, उसके लिए कुछ सोचना ही नहीं है। तो नेचर आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हो गया। अब हमें फाइंड करना है v की वैल्यू। तो v की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मिरर फार्मूले का यूज करेंगे, 1/f = 1/v + 1/u। f 15 गिवन है, 1/15 = 1/v प्लस का 1/-10। अब इस 1/10 को यहां पर माइनस साइन के साथ है तो माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, यानी 1/15 प्लस का 1/10 = 1/v। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां पर एलसीएम आपका 30 होगा, 2 + 3 यानी 5/30 = 1/v। तो v = आपका आ जाएगा 30/5, 6 वैल्यू आ गई, यानी v = 6 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव साइन के साथ आया। और यहां पर एक बात और भी आपको ध्यान देना है, जो v की वैल्यू आती है वो हमेशा हमेशा f से कम होती है।
क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था इमेज का फॉर्मेशन जो होता है पोल और फोकस के बीच में होता है। तो पोल और फोकस के बीच में होगा तो v की वैल्यू हमेशा f से कम होगी, जो कि यहां पर f से कम आया है। तो ये आपका पोजीशन ऑफ इमेज यानी v की वैल्यू आ गई। इसके बाद साइज ऑफ इमेज की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे H2/H1 - V/U। H2 आपको फाइंड करना है, H1 गिवन है 5 माइनस V की वैल्यू 6 है और U की वैल्यू -10 है। तो यहां पर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और H2 की बात करते हैं तो H2 हो जाएगा 5 × 6/10। तो H2 की जो वैल्यू आ गई H2 3 सेंटीमीटर। एक चीज यहां पर और क्लियर कर लेना है कि यहां पर जो साइज ऑफ इमेज होता है वो भी हमेशा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से कम आता है। तो यहां पर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर और साइज ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर है। तो इसके मतलब आपके सारे आंसर सही हैं। तो पहला आंसर नेचर आपको बताना था, तो नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट हुआ। दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज v की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई। तीसरा साइज ऑफ इमेज H2 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरीके से ये आपका पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब अगर हम दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो दूसरा न्यूमेरिकल आपका है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। यहां पर आपको फोकल लेंथ गिवन है, जो गिवन वैल्यू है वो आपकी फोकल लेंथ यानी f गिवन है, f की वैल्यू प्लस का 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। अच्छा, इसमें एक चीज और गिवन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। u भी गिवन है, ये -6 सेंटीमीटर हो गया। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड में आपका एक है पोजीशन, मतलब v फाइंड करना है। नेचर तो हमने आपको बता ही दिया है, नेचर में कुछ सोचना विचारना ही नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में नेचर जो आपका होगा हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा। अब पोजीशन की बात करते हैं, सीधा आपका मिरर फार्मूला लगेगा 1/f = 1/v + 1/u 1/12 = 1/v + 1/-6। तो इस वैल्यू को इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा 1/12 + 1/6 = 1/v। एलसीएम आपका 12 होगा। 1 + 2 यानी 3/12 = 1/v और v की जो वैल्यू आ जाएगी v = 12/3 यानी आपका 4 सेंटीमीटर आ गया। तो जो इमेज की पोजीशन होगी वो 4 सेंटीमीटर पे होगी फ्रॉम दी पोल। और जो आपको नेचर है, नेचर में कुछ सोचना ही नहीं है, नेचर के बारे में आपको लिखना है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस तरीके से हमने आपको 2 न्यूमेरिकल करा दिए। बाकी आपको कुछ न्यूमेरिकल आपको देंगे, आप उसको ट्राई करिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट टाइम पे देखते हैं। थैंक यू।